अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। आज की एक अहम खबर से आगाज़ करेंगे। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज फिर मौखर हो गया है और एहतसाब अदालत ने 17 जनवरी की तारीख दे दी है और ये फ़ैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया गया था। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात बताई जा रही हैं कि जब बानी पीटीआई और उनकी अहलिया वहाँ पर मौजूद नहीं थी, उनके वकला भी वहाँ पर पेश नहीं हुए, तो ये एक वजह बताई जा रही है कि जिसकी वजह से मौखर कर दिया गया है फ़ैसला। इसके हवाले से ज़रा डिटेल में बात करेंगे कि इसका जब आगाज़ हुआ और 1 साल तकरीबन होने को आया है, ये चल रहा है और मुख्तलिफ़ हीले बहानों से इसको मौखर करने की कोशिश भी की जा रही है। क्यों बानी पीटीआई जो है वो आज हाजिर नहीं हुए, क्या स्ट्रैटेजी थी इसके पीछे? और अगर थोड़ा सा हम इसका हिस्ट्री में जाएं तो नैब के मुताबिक बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के लिए ज़िला जहलम की तहसील सोहावा में वाक़ 458 कनाल से ज़ायद की ज़मीन जो है वो अतिया की थी, जिसके बदले में मुबैना तौर पर उन्होंने मलिक रियाज को 50 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचाया है। दरअसल ये वो रकम थी जो बरतानिया में गैर कानूनी पैसे से जायदाद रखने और मलिक रियाज से जब्त की गई थी और ये रकम बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी NCA की तरफ से रियासत पाकिस्तान की मलकियत करार देकर पाकिस्तान को लौटाई गई। तहम मुबैना तौर पर उस वक्त ये सारी गेम इस तरह हुई और उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। अब हुकूमत का ये कहना है कि ये बहुत मजबूत केस है और इसमें उनको सज़ा हो सकती है। बहुत सारे लोग इस पर जो अभी तबसरा कर रहे हैं, जो बात हो रही है, मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियंस उस पर बात कर रहे हैं, उसके मुताबिक ये केस जो है ये बहुत मजबूत है। आज जब बानी पीटीआई हाजिर नहीं हुए हैं, उनकी अहलिया भी हाजिर नहीं हुई हैं, तो फिर उसे ये तासुर मिलता है कि उन्हें शायद ये लगता है कि इसमें वो ख़ुद भी ये इदराक उनको है कि इसमें मुझे सज़ा होने जा रही है, तो इसको मज़ीद डिले करने की कोशिश की जा रही है। इस केस के हवाले से भी हम बात करेंगे कि ये सारा मामला किस तरह से बढ़ेगा। अब आगे 17 तारीख जो है वो दे दी गई है और एक और इससे जो जुड़ी हुई बात है, बहुत अहम मामला मज़ाकरात के हवाले से है। कुछ हल्के इसको डील भी करार दे रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि शायद मज़ाकरात की वजह से इस किस्म के हीले बहाने किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि मामला आगे ना बढ़े, फ़ैसला ना आए, जानबूझ के इसको लटकाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल वहाँ पर डेवलपमेंट ये है कि इतवार को यानी कल के रोज़ बानी पीटीआई से जो मुज़ाकराती टीम है उनकी मुलाकात हो चुकी है और आज फिर बाकायदा तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली से पीटीआई की मुज़ाकराती टीम जो है, कमेटी जो है, उन्होंने इजलास बुलाने की दरख्वास्त की है और ये अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद 15 तारीख को जो तीसरा सेशन है वो इसका होगा। अब इस तीसरे सेशन से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन से करा देती हूँ। हाफिज़ ताहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और शनीला अमार साहिबा प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। आपको चारों का शुक्रिया। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से कि इसको ताख़ीर का शिकार करने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाए जा रहे हैं। आज की जो सारी डेवलपमेंट है, जो सारा आज हुआ, वहाँ पर मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा आप हमें बताइएगा और आपकी ओपिनियन क्या है? देखिए नाहिद, बात यह है कि हमें आज के जो मामला है ताख़ीरी हरबे जिसे कहा जा रहा है, हमें थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड की तरफ जाना पड़ेगा और इसका पस मंज़र देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई पहला केस नहीं है जिसकी मिसाल पेश की जा रही है ताख़ीरी हरबे के हवाले से। आप ये देखें, फॉरेन फंडिंग केस वो बड़ा क्लियर केस था, 6 साल तक इल्तवा का शिकार रहा और ये एडजर्नमेंट मांगते रहे, वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे। 6 साल के बाद उसका फैसला हुआ। तोशा खाना केस 17 इन्होंने एडजर्नमेंट मांगी और 17 बार ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। तो यही सूरत हाल सामने आ रही है कि आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी इस हवाले से बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कुछ इसमें हक़ाइक़ जो हैं बयान किए हैं कि किस तरह से ये केस जो है, कितनी बार स्टे ऑर्डर लिया गया, कोशिश की गई, हाई कोर्ट से भी स्टे लेने की कोशिश की गई और अब सूरत हाल ये है कि कभी वकील नहीं है, कभी दलील नहीं है, कभी वकालतनामे नहीं है और कभी मुल्ज़िम नहीं है। और आज भी यही हुआ है कि अदालत में जज साहब सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं और वो खुद कह रहे हैं, जज साहब, कि मेरी पॉकेट में जो है केस का फैसला मौजूद है और मैंने दस्तखत कर रखे हैं,
लेकिन ना मुल्जिम मौजूद है, 2 बार उनको बुलाया गया लेकिन वो नहीं आए, वकील मौजूद नहीं है, ना ही वो खातून जो हैं जिन पर इल्ज़ाम है बुशरा बीबी वो भी मौजूद नहीं। तो इस सारी सूरत उन्होंने ये भी वार्निंग दी है कि आइंदा अगर ये सूरत हाल हुई तो वो नहीं आएंगे अदालत में। तो ये देखें, ये ताख़ीरी हरबे कोई नए नहीं है। हमें इस तमाम पस मंज़र में जो साबका फैसले हैं और ये जो केस है ये बड़ा ओपन एंड शट केस है, इस लिहाज से कि इसमें तमाम हकायक बड़े वाज़े हैं कि किस तरह से 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो मुंतकिल किए गए और वहाँ NCA ने इसकी तहकीकात की और रियासत पाकिस्तान को जब मुंतकिल होने का मामला आया तो ये एसेट रिकवरी यूनिट जो इन्होंने तश्कील दिया था उस दौर में, ख़ास तौर पर नैब के मामलात देख रहे थे मुआविन खसूसी, उनके हवाले से, तो ये उसके सुपुर्द किया गया और उन्होंने ये रकम जो है रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कराने के बजाय ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराई और वहाँ से ये इस पर डील हुई और डील ये हुई कि 458 तकरीबन कनाल ज़मीन जो है इन्होंने ली सुहावा वाली। इसके अलावा फिर बुशरा बीबी की जो दोस्त हैं, खातून दोस्त फरागोगी जी, उनके नाम से भी इस्लामाबाद में ज़मीनें खरीदी गई और फिर इसमें ज्वेलरी खरीदी गई, बड़ी कीमती ज्वेलरी जो है वो हासिल की गई। देखिए, ये सारे मामलात कोई अचानक या कोई इत्तफाकी हादसा नहीं था, बल्कि ये सोचा समझा मंसूबा था कि किस तरह से बंद लिफाफे में वो कैबिनेट के सामने लेकर गए हैं एक डिसीजन। जब कैबिनेट के बाज़ मेंबरों ने एतराज़ किया कि हमें खोलकर बताया जाए कि ये है क्या और इसमें फैसला क्या है, समरी क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो उन्होंने कहा ये हो चुका है, ये हो चुका है, आप सब यस कर दें। तो देखिए, ये तमाम मामलात ऐसे सस्पिशियस हैं जिसमें 35 गवाहों ने इस बात की तस्दीक की है कि ये मामलात जो हैं, ये सारे मामलात जो हैं सज़ा की तरफ जा रहे थे। और ये कहना कि हुकूमत के जो वज़ीर हैं या हुकूमत के जो रहनुमा हैं, हुकूमती रहनुमा, वो उनको पहले से सज़ा का मालूम है। देखिए, बाज़ केसेस ऐसे होते हैं, बाज़ केसेस ऐसे हैं कि जिनका पता होता है कि ये सज़ा की तरफ जा रहे हैं और ये अच्छी बात है कि खुद PTI ये कह रही है कि इस सज़ा का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये अच्छी बात है कि भाई कि पार्लियामेंट जो है वो भी ये समझ रही है कि, लेकिन एक बहुत बड़ा हल्का ये तस्वुर कर रहा है कि ये मुज़ाकरात के ज़रिए अपने तमाम जो क्राइम्स हैं या जो कुछ भी हुआ है उनको छुपाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा। आज ख्वाजा आसिफ ने बड़ा क्लियरली कौमी असम्बली में स्टेटमेंट दी है इस बारे में। ठीक है। अच्छा, साफ़ी साहब, तलाल चौधरी साहब ने कहा, फिर उसके बाद अता धारण साहब ने कहा कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिर फैसला आएगा और जो सज़ा आपको होनी है ज़ाहिर है कि वो होगी, जिस तरह से मामला जिस तरफ जा रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि इसी तरह के हरबे, जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा उठा पाएंगे या मज़ाकरात की आड़ में ये चाहते हैं कि डिले होते रहें, ऐसा कुछ हो पाएगा? शुक्रिया नाहिद। देखिए, इस केस में तमाम प्रोसिक्यूशन का अमल और हेयरिंग का अमल वो तो पाए तकमील तक पहुंच चुका है और आज जब जज साहब ने ये बात ऑन द रिकॉर्ड कही कि फ़ैसला लिखा जा चुका है और हर चीज़ तहरीरी सूरत में कोर्ट की कस्टडी में है, तो इससे ये बात, ये जो अता तार साहब कह रहे हैं या तलाल चौधरी साहब जो फरमा रहे, उनकी अपनी जगह एक सियासी स्टांस उनकी अपनी जगह पे है, लेकिन जज के कहने के बाद तो इसमें कोई कलाम बाकी बचा ही नहीं है कि ताख़ीर किस फ़रीक़ के जानिब से हो रही है, अदालत की तरफ से या इस्तिग़ासा की तरफ से। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम जवाज़ बना कि PTI के इस मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करे कि अदालत की वजह से, अदालत के कम दौरानिया फ़राहम करने की वजह से आज का फ़ैसला नहीं सुनाया जा सका। मुझे तो शेख वक़ास अकरम के इस बात पे भी हैरत है कि अभी वो मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये दावा किया है कि 10 साढ़े 10 बजे बुशरा बीबी समाअत के लिए फ़ैसला सुनने के लिए पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद जो है जज साहब चले गए थे।
दूसरी जानिब जज साहब जो है वो अपने टाइम पे वहाँ पे आए, अडियाला जेल में जो खुसूसी अदालत कायम है 8 बजे के बाद वो पहुंच गए थे वहाँ पर। इसी मकसद के लिए जज साहब आज वहाँ पे मौजूद थे। और हमें जज साहब के बात पे इसलिए यकीन करना पड़ रहा है कि वो उनकी सारी चीज़ें मीडिया के सामने आ चुकी है। नैब टीम 9 बजे के बाद वहाँ पर मौजूद नैब थी, टीम सब मौजूद थे, बाकी प्रोसिक्यूशन का तमाम अमला मौजूद था, जो अदालती अमला था वो मौजूद था, मीडिया के लोग मौजूद थे। अगर मौजूद नहीं थे तो पीटीआई के वकला मौजूद नहीं थे, और जो मुल्जिमान है जिन पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी है वो फैसला सुनने के लिए 2 मौजूद मरतबा नहीं थी। साफी साहब पैगाम भी भेजा गया, 2 मेरे ख्याल मरतबा बुलाया भी गया। उनको ये तमाम चीज़ें अब रिकॉर्ड पे है। और जिस तरह सियासी मामलात में पीटीआई का ये वतीरा रहा है कि गलत बयानी मुसलसल किए जाती है ये जमात, और इतनी किए जाती है कि उसको सोशल मीडिया का जो ब्रिगेड है इनका, वो इनको इतना पिला देते हैं कि झूठ को सच में तब्दील कर दिया जाता है। और उनके जो स्पेशली जो गैर मुल्क में मुकीम उनके जो सपोर्टर्स हैं वो फिर इस प्रोपेगेंडे का निशाना बनते हैं, और वो समझते हैं कि शायद पीटीआई के साथ अदालत और इदारे जो है कोई इम्तियाजी सलूक कर रहा है। अभी देखिए फैसला है, अगर फैसला पीटीआई के मंशा के मुताबिक नहीं आता तो और भी अदालतें मौजूद है। उसके बाद फिर आपके पास बड़े बड़े वकला है, बड़े बड़े नाम हैं उनके, वो अपने आप को बहुत बड़े वकील समझते हैं। बिलाव मुआवजा जो है बानी पीटीआई और उनके हम जो शरीक हयात है उनके लिए वो लोग दस्तयाब है, तो इनसे क्या डरना है। और मुझे तो आज उस बात पे भी बड़ी हैरत हुई कि इमरान खान साहब की जो हमशीरा है अलीमा खान साहबा की, उनकी एक क्लिप वायरल है, उसमें वो बड़ी बेताबी से मुतालबा कर रही है कि मेरे भाई को सज़ा क्यों नहीं सुनाई जाती है, उनको सज़ा सुना दी जाए। कुछ लोग तो पीटीआई में ऐसे भी बेताब है कि किस तरह का ये फैसला आएगा और कब पीटीआई के अंदर सफ़ों में इतना इंतशार है। आपने आज नोट किया होगा कि शेर अफजल मरवत को एक मरतबा फिर उनको नोटिस भिजवा दिया गया है, शोकाज नोटिस भिजवाया गया है। तो पीटीआई के सफ़ों में जो इंतशार है, पीटीआई में जो पीटीआई के अंदर इक़्तिदार की जो क़यादत की जो लड़ाई है, और केसेस जिस तरह हाफिज साहब ने उस केस के, मैं तफसीलात पे दोबारा नहीं जाना चाहता, हाफिज साहब ने उस केस का पूरा पस मंज़र और पेश मंज़र आपको बता दिया कि उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का एक पैसा एक दूसरे रियासत ने पाकिस्तान भिजवाया और वो पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होने की बजाय किसी पर्सनल कंपनी या एक फर्द वाहिद के जेब में वो पैसे चले गए। बिल्कुल ये चीज़ें हैं। अब इसको साबित करना था पीटीआई और बानी पीटीआई और उनके शरीक हयात ने, जो नहीं कर सके। और इस फैसले का अब इंतजार है, अब देखना है कि 17 जनवरी को क्या फैसला आता है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इस वक्त जो हमें ताखीर नजर आ रही है वो पीटीआई की जानिब से डिस्कशन तो उसी पर है। बिल्कुल ट्रू। डॉक्टर साहब, आपको इसके पीछे क्या लॉजिक नज़र आती है, क्या स्ट्रैटेजी नज़र आती है इस तरह से ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना? आखिर फैसला एक दिन तो आना है। अगर 17 तारीख को फैसला आ जाता है, अगर आपको सज़ा होनी है सज़ा हो के रहेगी, या जो भी फैसला होगा, ऑब्वियसली हम पहले उस पर बात नहीं कर सकते या नहीं कर रहे कि सज़ा होनी है या नहीं होनी है, लेकिन आप ये अज्यूम कर चुके हैं कि जिस तरह के मामला चल रहे हैं तो सज़ा तो होगी। मुझे देखिए, पाकिस्तान की सियासी जमातों पर अब जो चाहे इल्ज़ाम लगा दें, उनकी जितनी चाहे कमज़ोरियाँ गिनवा दें, लेकिन आपको 1947 से लेकर आज तक कोई ऐसी सियासी जमात नहीं मिलेगी जिसने कानून को मानने से इनकार किया हो, सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इनका पूरा अभी हाफिज़ साहब ने उसकी पूरी डिटेल बताई कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में भी, तोशाखाना केस में भी और दीगर केसेस में भी मुसलसल वो इल्तिवा लेते चले गए। सही। और क्या नहीं किया? कानून पे अमल नहीं किया। आपने इलेक्शन नहीं कराए, आपने जो आपके फंड्स थे उसके हिसाबात जमा नहीं कराए, आप कभी कानून पर पाबंदी करते नहीं। मिसाल के तौर पर जब ये बानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे और जो इलेक्शन हुआ करते थे ज़िमनी, और उसमें ये तय था कि कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई रुकने पार्लियामेंट हल्के में नहीं जाएगा। ये बीइंग प्राइम मिनिस्टर जाते थे और जाके खिताब करके आ जाते थे। इनका यानी माइंडसेट ये है कि मैं कानून से भी बड़ा हूँ, लिहाजा
हर चीज़ उनके ताबे होनी चाहिए। इनका माइंडसेट वो है जो सद्दाम हुसैन का था, जो बिशारुल असद का था, जो हाफिजुल असद का था, इनका ये माइंडसेट है। और पाकिस्तान में वो निज़ाम भी यही लाना चाहते हैं और पाकिस्तान के आइन को भी लपेट देना चाहते हैं। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है मामला 190 मिलियन पाउंड वाला, इसका क्या मामला है? इसकी सज़ा होनी है, इसकी सज़ा नहीं होनी, ये बिल्कुल एक अलग वाक़या है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी वहाँ पेश होना है। आज की जो खबर है वो हमें ये बता रही है कि न तो वो खुद आए अदालत के अंदर और ना उनका कोई काउंसिल मौजूद था अदालत में। ये खबर मौजूद है, आपने देखी होगी। जी बिल्कुल। तो अगर ये वहाँ मौजूद नहीं है और फिर उनकी अहलिया भी तशरीफ नहीं लाई, तो फिर कैसे फैसला सुनाया जाता? ये रिवायत मौजूद है कि मुल्जिम की मौजूदगी में सुनाया जाता है, तो मुल्जिम को आना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त होंगे। अगर आपको सजा हो जाती है जो आपके नज़दीक ठीक नहीं है, तो आपके लिए हाई कोर्ट मौजूद है, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, सारे फोरम मौजूद हैं और आखिरी फोरम भी मौजूद है कि सदर के पास रहम की दरख्वास्त कर दें आप। तो ये सारे काम हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी जो मसला है वो ये आइन से और कानून से खुद को बालातर समझते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त पीटीआई और बानी पीटीआई की तरफ से, और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये जो आपके यहाँ बहरान है वो मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं और हर बहरान पेचीदा होता चला जा रहा है, कानून और आइन को तस्लीम न करने की सूरत है। ठीक है। अच्छा शनीला, एक तो इस पर आपकी क्या राय है? इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके क्या आप इससे बच सकते हैं? क्या आप सज़ा से बच सकते हैं, मुज़ाकरात के अमल से, या फिर आप ये समझते हैं कि हमारी बात हम मनवा लेंगे, एक प्रेशर के तौर पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं? और अगर वैसे ओवरऑल भी देखें तो ये सारा जो है नैब ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हो गया था, 35 गवाहान जो हैं उनके बयानात भी रिकॉर्ड हुए, वहाँ पर भी हमें एक कैच नज़र आता है। बानी पीटीआई ने कहा था कि हमारे भी गवाहान आएंगे, कुछ अर्सा ये पहले की बात है, लेकिन उसके बाद वो खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, बस अब फैसला सुना दिया जाए, यानी उनके पास गवाहान मौजूद नहीं थे। बात ये नाहिद के ये जो मामला था ना, ये उसी वक्त से मीडिया के ऊपर आ चुका है जब ये काबीना के अंदर से इसको अप्रूव करवाया गया था। इनकी अपनी पार्टी के शेख रशीद हो गए, फवाद चौधरी हो गए, असद उमर हो गए, वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि टीवी चैनल्स के ऊपर जब उनसे इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी हमने कैबिनेट में इसके ऊपर सवाल उठाया था कि ये आप बंद लिफाफे में हमसे क्या अप्रूव करवा रहे हो, तो हमें कहा गया जी सिक्योरिटी का मामला है, सिक्योरिटी रिस्क है, आप इसके बारे में सवाल मत करें, खामोश रहें। तो जाहिर है इनके पास गवाह कोई है ही नहीं, क्योंकि वो लोग उस वक्त से गवाहियां टीवी के ऊपर दे चुके हैं कि हमसे बंद लिफाफे में अप्रूवल लिया गया है किसी फैसले का। और वो फैसला जो था वो काबीना के पास तो एवं तमाम हुज्जत ही किया गया था। असल में तो पहले उनके साथ सारी डील हो चुकी हुई थी मलिक रियाज के साथ उनकी। इसमें एक तो ये प्ली लेते हैं बानी चेयरमैन के, जी मैंने कोई माली फायदा नहीं उठाया। देखें आपने वहां पे जो जमीन ली हुई है ये माली फायदा ही है ना, आपने ट्रस्ट बना लिया, बेनामी ट्रांजैक्शन, ये सब क्या होता है? अपनी करप्शन को छुपाने के तरीके होते हैं। फिर वहां पे कोई आपका ट्रस्ट में रूहानियत के ऊपर जो वहां पे आपने क्लासेस देनी है, कितने बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं? कोई आपने आज तक कोई सामने आई है कि ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है, यहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, कहीं से फंडिंग हो रही है, कोई हम ट्रस्ट चला रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर फरा गोगी के नाम के ऊपर जो प्लॉट है उसके बारे में भी कोई डिटेल देने से कासिर हैं। 100 के करीब इसकी पेशियां हुई हैं, इस केस की हियरिंग चली है, ठीक है। 23 गवाहान जो 18 गवाह जो थे इस्तगासा के, वो उन 23 पेशियों पे आते रहे हैं और बानी पीटीआई की 12 वकला की टीम थी और उन्होंने उससे कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की है। जब आप आ रहे हो तो आप करो ना जरा उनके ऊपर, क्यों नहीं कर रहे थे आप? क्योंकि उनको पता था कि इस केस के अंदर वो वीक बुनियादों के ऊपर खड़े हैं। बानी पीटीआई को पता है कि इस केस के अंदर मुझे सजा होनी है और वो सजा से बचना चाह रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जब एवनफील्ड का केस आना था वो लंदन में मौजूद थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरी बीवी जो है वो बिस्तर मर के ऊपर है, आप कुछ दिन डिले कर दें फैसला सुनाया गया। और बानी पीटीआई ने उससे बड़ा मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि ये सजाओं से बचना चाहते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये बहाने बना रहे हैं। खुद अडियाला में मौजूद है, अडियाला में बैठे हुए हैं, वहीं पे अदालत लगी है और उनके पास बार बार वो जा रहे हैं कि आप आ जाएं, आपको जज साहब बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहे। ये लोग अभी एक तो मुज़ाकरात जो हैं उससे भी वैसे भी ये बचना चाहते हैं, अभी तक रिटर्न में कुछ लेके नहीं आई। ये कह रहे हैं जी 15 तारीख को हम रिटर्न में लेके आ जाएंगे। अगर कोई आगे आपने जुडिशल कमीशन नहीं बनाया तो हमने चौथा सेशन नहीं करना है। प्रेशर के साथ कभी भी ये अपनी चीज नहीं मनवा सकते, ये माजी में करके देख चुके हुए हैं। जितने धरने एहतजाज इन्होंने करने थे वो कर चुके हुए हैं।
अपनी बात नहीं मनवा सके। इनके पास रास्ता यही है कि ये आ जाए, मुज़ाकरात में बैठे, और इस तरह से नहीं हो सकता कि एक फैसला आ जाएगा, एग्जेक्टिव ऑर्डर, और सारे इनके जो जेल में कैदी हैं वो बाहर निकल जाएंगे, वो नहीं निकल सकते हैं। बानी पीटीआई अगर समझते कि मैं बेगुनाह हूं तो भी फैसला तो हमें से किसी को नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि उस फैसले में क्या आना। आप बेगुनाह अगर समझते हो तो आप जाएं, जाके बैठ के सुन ले उस फैसले को। हो सकता है कि फिर आप बेगुनाह साबित हो गए हो, लेकिन अदालतों से और फैसले से आप बच नहीं सकते हैं। तो ताहीरी हरबे कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल कर लिए जाएंगे, लेकिन आखिरकार फैसला तो आना ही आना है। बिल्कुल। और दूसरे इनकी वही बात है कि ये बार बार जो तकिया कर रहे हैं कि वहां पे एक हल्फ उठा लिया जाएगा, और हल्फ उठाते ही सबसे पहला ऑर्डर शायद यही हो जाएगा कि बानी पीटीआई को रिहा कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुज़ाकरात में आके बैठे, अपने लिए रास्ता निकालो, दूसरा फैसले जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। एक वजीर आजम होते हुए आपने एक ठेकेदार को फायदा पहुंचाया है, जो कि पैसा उसका नहीं बनता था, वो रियासत पाकिस्तान का पैसा था, तो वो पैसा हुकूमत के पास आना चाहिए था, जो अब आया है काजी फाइज ईसा साहब के आने के बाद। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वो पैसा हुकूमत को वापस भेज दिया है, और आपने उसके ऊपर वजीर आजम होते हुए फायदा उठाया कि आपने उनसे रिश्वत ली है, और वो रिश्वत जो है वो उसकी सजा तो आपको मिलेगी। ठीक है, ठीक है। ऑब्वियसली फैसले से आप बच नहीं सकते हैं। इसको आपने एक तरफ आप कहते हैं कि जल्द फैसला सुनाया जाए, और दूसरी तरफ से आप इस तरह से ताख़ीरी हरबे सवाल करते हैं, तो चीज़ें समझ में आती हैं आवाम को। अभी एक मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे, और जो 15 तारीख बताई जा रही है उसमें क्या ये वाकई थर्ड सेशन होने जा रहा है, और उसका आउटकम क्या होगा, उससे क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन, जिनसे मिले गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। तनकीद से पहले तहकीक और इल्जाम से पहले सबूत, ये सहाफत ही नहीं, इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफत और सियासत, रियासत के दो सतून या कारोबारी जिंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात बिनश सलीम के साथ, सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, इत्तेहादी जमातों के दरमियान जो मुज़ाकरात के 2 सेशंस हो चुके हैं, और उसके बाद जो उनकी डिमांड थी कि बानी पीटीआई के साथ मुलाकात होनी चाहिए, कल वो मुलाकात भी हो गई है, और हुकूमत की तरफ से जो कहा जा रहा था कि ये सारी चीज़ें रिटर्न होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में होनी चाहिए, जो आपके मुतालबात हैं आप हमें लिख कर दें, और इस पर भी काफ़ी रिलेक्टेंस हमें नज़र आ रही थी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि बानी पीटीआई ने इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती टीम है वो ये बता रही है कि अब हम लिखकर देने को तैयार हैं। और आज पीटीआई की जो टीम है, मुज़ाकराती टीम, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से इजलास बुलाने की बाकायदा दरख्वास्त भी की है, और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ज़राए के मुताबिक अभी इस कंफर्मेशन नहीं है, 15 तारीख बताई जा रही है कि शायद थर्ड सेशन होने जा रहा है। हाफिज़ साहब, अब थर्ड सेशन से क्या एक्सपेक्ट किया जाए? पिछले जो 2 सेशन हुए उसमें से तो कुछ नहीं निकला। एक तो नाहिद डेट जो है वो 15 से 16 हो गई है, और 16 जनवरी को इजलास जो है तीसरा दौर होगा। ठीक है। उसमें उन्होंने आज असद कैसर और उमर अयूब की तरफ से रब्ता हुआ था स्पीकर के साथ, और उसके नतीजे में यह है कि वो स्पीकर जो हैं उन्होंने आमादगी जाहिर की है, और हुकूमत से बात करने के बाद ये तय हुआ है कि 16 तारीख को इजलास बुलाएंगे, और इस इजलास में वादे के मुताबिक तो अपोजिशन की जानिब से यानी पीटीआई की जानिब से जो 2 मुतालबात हैं उन पर बात हो रही है। देखिए, एक उनका मुतालबा जो ये मुतालबात क्या है और इसके साथ शराइत क्या है, हमें उस पर भी बात करनी चाहिए, उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि मशरूत तौर पर ये शामिल हो रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर हमारी शराइत फलां तारीख तक ना मानी गई हम अलग हो जाएंगे।
लेकिन सूरत हाल ये है कि ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तमाम जो 9 मई 26 और मई 26 26 नवंबर के जो वाकयात हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उसकी तहकीकात करे, चीफ जस्टिस साहब खुद आए। अच्छा, दूसरा इनका मुतालबा ये है कि जो मुकदमात हैं 9 मई के और 26 नवंबर के, वो मुकदमात भी वापस लिए जाएं और तमाम कैदियों को रहा किया जाए। एक तरफ तो ये सूरत हाल चल रही है, दूसरी तरफ जो मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर ये देखें खुद केपी के अंदर कि वहाँ 26 अजला अस्करियत पसंदी का शिकार हैं, बड़े ऑपरेशंस की ज़रूरत है वहाँ पर। सूबाई हुकूमत जो है उस पर तवज्जो नहीं दे रही, और वो उनका सारा तवज्जो जो है इस्लामाबाद में है या अडियाला जेल के कैदी की शुरू से ही है जानिब जब से हुकूमत और यही देखिए अब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व है, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग भी कर रही है, बलूचिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन उसकी तैयारी हो रही है। इसी तरह KPK में जहाँ जहाँ सूरत हाल ख़राब हो रही है वहाँ हमारी फोर्सेस कुर्बानियाँ भी दे रही हैं। ये तमाम उमूर भी ज़रूरत इस बात की, हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इस पर भी बात की जाए और इस पर भी एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड किया जाए ताकि पूरी कौम जो है यकसू होकर इस दहशतगर्दी की लान से भी निजात हासिल कर सके। लेकिन PTI जो है वो इंसिस्ट कर रही है, इसरार कर रही है कि मुतालबात जो हैं सिर्फ 2 मुतालबात जो हैं पेश किए जाएं और वो मुतालबात माने जाएं, वरना 21 जनवरी के बाद कोई बातचीत नहीं होगी। 31 जनवरी 31 जनवरी उन्होंने डेडलाइन दी है, जी, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कहा है कि 21 जनवरी तक ये मुज़ाकरात कंप्लीट होने चाहिए और हम इंतजार करेंगे 31 जनवरी तक कि अगर ना कमीशन बना 21 जनवरी तक, उसके बाद ये वाइंड अप हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं होता। जब आप पार्लियामेंट में बैठे हैं तो तमाम कौमी उमूर जो हैं वो डिस्कस होते हैं, और जब आप किसी कमेटी के सामने बैठे हैं, स्पीकर उसकी सदारत कर रहे हैं, तो वहाँ हमें ये भी देखना है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कैसी जा रही है, वहाँ ये भी देखना है कि हमारे मसाइल क्या हैं, हमारे हम कौमी मसाइल से, कौमी चैलेंजेस से निपटने के लिए अपोजिशन क्या ताउन पेश कर सकती है, उस पर बात नहीं हो रही। बात जो है सिर्फ 2 मुतालबात तक महदूद की गई है, लेकिन अब चूंकि पार्लियामेंट जो है वो पूरी तरह से फ़आल है और कोशिश ये की जा रही है स्पीकर की जानिब से भी, हुकूमत की जानिब से, कि जब मुज़ाकरात हुए हैं तो इनको अगर बामैनी और बामकसद बनाना चाहती है PTI, तो फिर उसे एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करना होगा कौमी मसाइल पर, और कौमी मसाइल हल किए बगैर ये जो फ़रोई मामलात हैं ये हल नहीं होंगे। ठीक है साफ़ी साहब, इस तरह मशरूत तरीके से मुज़ाकरात, एक तो ये एक बड़ा सवाल है कि इस तरह से चीज़ें नहीं चलती हैं, जब निगोशिएशंस होती हैं तो उसमें बहुत सारा टाइम भी लग जाता है, तो आप उसको 21 जनवरी या 31 जनवरी तक का टाइम दे के आप उसको महदूद कर दें कि तब तक ये मामला तय हो गए तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम इसमें शामिल नहीं होंगे। फिर इससे पहले जब तहरीरी तौर पर देने की बात की गई तो उसमें भी हमने देखा कि काफ़ी हिल हुज्जत की गई, और अब इम्कानात हैं कि शायद लिख कर दे दिया जाए। अब ये भी जब तक लिख कर नहीं देंगे तब तक आप नहीं कह सकते कि वो तमाम तर चीज़ें उसी तरह से होंगी जैसे वो कह रहे हैं। फिर अय्याज सादिक साहब को भी बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया, वो मुल्क से बाहर थे। तो आपको लग रहा है कि इस सारे माहौल में, और फिर ख़ास तौर पर जो सिर्फ 2 मुतालबात हैं, अगर उस पर बात आगे नहीं बढ़ती है तो फिर मामला किस तरफ जाएगा? देखिए, मामला तो अब भी डेडलॉक का शिकार है। और ये जमात जो है, स्पेशली जो PTI की हम जो बात करते हैं, उनका मिजाज ये है कि वो एक बात पे ये टिकती नहीं है। अब देखिए, ये कोई मसला फ़ीसा गौर तो नहीं है कि इसके लिए कोई PTI को बहुत ज़्यादा कोई होमवर्क करने की ज़रूरत है और आए रोज़ इनको अपने बानी से मुलाकात की ज़रूरत पड़ती है। भाई आप जाए, एक सादा कागज़ पे आप अपने मुतालबात लेके आए और अपने जो आप पे फ़राइज़ और आपकी ज़िम्मेदारियाँ जो आयद होती है उसका भी इदराक करके आप आए, मुज़ाकरात के टेबल पे बैठे। अव्वल तो देखिए, अगर PTI इस मुज़ाकरात में संजीदा होती तो पार्लियामान से बड़ा फोरम मुज़ाकरात का और कोई हो ही नहीं सकता। PTI भी पार्लियामानी जमात है और जिनसे वो मुज़ाकरात जिन जमातों से करना चाहती है वो भी पार्लियामान में मौजूद है। चले, स्पीकर ने और भी बड़े दिल का मुजाहरा किया और उनके लिए एक फैसिलिटेटर के तौर पर मुज़ाकरात का अहतमाम किया, लेकिन अभी तक जितनी भी दौर हुए हैं तातुल जो है वो PTI की तरफ से पैदा हुआ है।
अब भी अगर ये तहरीरी तौर पर भी ये जुमात अव्वल तो उसमें भी काफ़ी अभाम है कि ये जुमात जो है शायद उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें स्किप करने की कोशिश करे और ऐसी तहरीरी मुआहदा करने की कोशिश करे जो हुकूमत के लिए पॉसिबल ही ना हो और ये मुज़ाकरात एक मरतबा फिर तातुल का शिकार हो जाए। लेकिन चले हम अब आपकी बात कि वो ये तहरीरी तौर पर देंगे अपने मुतालबात तो शायद आगे हम बढ़ सके, लेकिन बहुत कम इम्कानात है। इनका तर्ज़ तकल्लुम दे के, इनका अंदाज दे के, इनका जो बॉडी लैंग्वेज है पार्टी का वो आप मुलाहिजा करें, ये मुज़ाकरात और मुफाहमत की वो लैंग्वेज नहीं है, बॉडी लैंग्वेज नहीं है। अगर आपने मुफाहमत और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना है तो ये सारी चीज़ें जो आप मीडिया में आके कहने पे मजबूर है या आप जानबूझ के कहते हैं, कभी अपने एक मेंबर को निकालते हैं, दूसरे को डालते हैं, किसी को शोकास करते हैं, वो आप अपना तंजीमी मसला है। अगर आपका तंजीमी ढांचा इस काबिल नहीं है कि वो मुज़ाकरात का भार ही नहीं उठा सकता तो उस पर हुकूमत का या मीडिया का कोई कसूर नहीं है। आप पहले तो अपने तंजीम को मजबूत करें, किसी को बाइख्तियार करें। बानी पीटीआई को किसी न किसी पे भरोसा करना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं है कि बानी पीटीआई को निकाल के नेगोशिएशन के टेबल पे लाया जाए और उनकी हर बात तस्लीम की जाए। ये तरीकाकार नहीं है। बानी पीटीआई का 2 दिन पहले का ट्वीट पढ़े, इदारों को आपने लताड़ा, हुकूमत को आपने लताड़ा, इल्जामात की आपने फिर बरमार कर दी है, दूसरी जानिब आप रिलीफ भी मांग रहे हैं। आपसे जो भी बात की जाती है आप मीडिया पे, सोशल मीडिया के जरिए, अपने जो ट्रोल्स हैं उनके जरिए या खुद आप ट्वीट करते हैं और मुज़ाकरात को सबूताज करते हैं। बिल फर्ज अगर आपसे एक बात की गई है, आपको कोई स्पेस देने की कोशिश की जा रही है तो आप मुज़ाकरात की तकमील से कबल इखलाकी तौर पर बाउंड है कि इन बातों को आप पब्लिकली ना करें। लेकिन वही जो शायर ने कहा, उसने सब राज खोल दिए मेरे, राजदा पेंदे का हल्का है। तो ये साहब जो है, ये जुमात जो है, ये पूरी जुमात पेंदे के हल्के है, ये मुज़ाकरात के काबिल नहीं है। लेकिन हुकूमत को एक मुश्किल टास्क दरपेश है। हुकूमत ने ये मुश्किल टास्क सर करना है, बड़े दिल का मुजाहरा करना है और हम इस मुल्क में एक मुफाहमत की फ़िज़ा के जो मतलाशी लोग हैं, हम यही दुआ गो है कि अल्लाह करे कि पीटीआई को कुछ ना कुछ समझ आ जाए और मुज़ाकरात की जो एक डोलती और डूबती नैया है ये किसी तरीके से पार लग जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, साहबजादा हामिद रज़ा जो मुज़ाकराती कमेटी की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उन्होंने कहा मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो कहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत पर है। हुकूमत चाहे तो ये हो सकता है और 2 मुतालबात हम दे देंगे। फिर ख्वाजा आसिफ के हवाले से जो बार बार वो कहते हैं, बल्कि उसमें मरियम नवाज़ साहिबा का भी नाम लेते हैं कि ये नुकसान पहुँचा रहे हैं मुज़ाकरात के सारे अमल को। तो ख्वाजा आसिफ साहब जवाब देते हैं कि रुकावट इनकी तरफ से है। ये इल्ज़ाम मुझ पर लगाते हैं। मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि मुज़ाकरात के हक़ में हूँ, लेकिन इनकी नीयत पर हमें शक है। देखें नाहिद, बात यह है कि ना ये पहले मुज़ाकरात करना चाहते थे ना अब करना चाहते हैं, और जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है उनको तो हमेशा, चाहे आज की हुकूमत अपोजिशन में थी तो उसने मुज़ाकरात की बात की और हुकूमत में आने के बाद भी की। तो फिर बानी पीटीआई की तरफ से और पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात की बात हुई क्यों? इसलिए हुई कि ये स्टैब्लिश हो गया था दुनिया भर के सामने कि ये लोग सियासी तनाज़ात को सियासी तरीके से हल नहीं करना चाहते, मामलात को फसाद की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ऐसे बहरान की तरफ लेके जाना चाहते हैं जो खुदा न खास्ता रियासत के लिए ख़तरा बन जाए। लिहाजा इस दबाव के तहत इन्होंने मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की। ये जो कहा करते थे ना ख्वाजा आसिफ कि ज़रा देखो ये 15 दिन में पीछे हो क्या गया है, तो उसमें जो कुछ हुआ था वो ये था कि इनके बारे में दुनिया कहने लगी थी कि ये गैर सियासी लोग हैं, गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी लोग हैं, ये मामलात को सेटल डाउन नहीं करते। इस वजह से इस दाग को धोने के लिए मुज़ाकरात की तरफ आए। लेकिन उसके बाद जो तर्ज अमल इख्तियार किया उसमें 2 खास बातें हैं जिसका तवज्जो होनी चाहिए। पहला क्या था? पहला ये था कि उन्होंने शराइत नहीं दी लिख के। और ठीक है, अच्छा मुझे इजाज़त दीजिए डॉक्टर साहब, कोई टेक्निकल इशू है, माइक आपका जो है वो सही काम नहीं कर रहा। आपकी बात फिर दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे। शनीला, एक चीज़ बड़ी अहम है, आज भी ये कहा गया
कि बड़ा वो कंट्रोल्ड किस्म का माहौल है, उसमें हम डिस्कशन नहीं कर सकते, हम बानी से जो हिदायत हमने लेनी है, और पहले आपको याद है वो कहा गया था कि एक दिन में हम कई मरतबा भी जा सकते हैं उनसे गाइडलाइन लेने के लिए। तो इस पर जब हैं ही आपके 2 मुतालबात, इससे आगे आपने जाना ही नहीं है, ये चीज़ें तयशुदा हैं, तो फिर इतनी मुलाकातें और जो माहौल आपको चाहिए जिसका आप बार बार तस्करा कर रहे हैं, फिर इतना तरद्दुद क्यों करना चाहते हैं आप? बात यह है कि इनके इख्तियार में कुछ है ही नहीं, ये गुलाम है बानी पीटीआई के, उनकी हर बात के ऊपर इन्होंने अमल करना है। इसी वजह से इनको जो है बार बार उनके पास जाना पड़ता है। इनमें से कोई बंदा इतना एम्पावर है ही नहीं कि वो अपने तौर के ऊपर मुज़ाकराती टीम के साथ बैठ के कोई मुआहिदा कर ले या किसी बात के ऊपर कह दे कि हाँ ये हमें कबूल है, और जो बात तय हो गई इस पर अमल दरामद भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है बानी पीटी हम यहाँ पे आ जाए, हम साइन कर दें, कोई बात मान लो बानी पीटी वहां से कह दे कि नहीं मैं इसको नहीं मानता, तो उनका सारा सोशल मीडिया जो ब्रिगेड है वो इनके ऊपर चढ़ाई कर देगा और फिर उसके बाद शो काज नोटिस जारी हो जाएंगे। इनकी पार्टी के अंदर हर बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरता है, इसी वजह से पार्टी में इतनी ग्रुपिंग हुई हुई है। बुशरा बीबी का अलग ग्रुप है, अलीमा खान की जब वो मुबैना तौर पे चैट लीक होती है तो उनका एक अलग स्टांस हमें नजर आता है। गंडापुर साहब कुछ और चाह रहे होते हैं, गौहर अली खान जो है उनका कुछ और काम चल रहा होता है। तो जब इतने ज्यादा लोग लीडर्स बने होते हैं और किसी बंदे के पास कोई पावर नहीं होती, तो यही सारा कुछ होता है जो यहाँ पे नजर आ रहा होता है। अब ये जो अडियाला जेल है वो कोई खाला जी का घर तो है नहीं कि आपको इजाजत दे दी जाए कि आप वहां पे जाके डेरे जमा दें कि जी आप उठें तो बानी पीटीआई से बात कर लें, फिर वापस आए, आप फिर उठे फिर जाके बानी पीटीआई से बात कर लें। इस तरह नहीं हो सकता, ना इस तरह से मुज़ाकरात चलते हैं। 2 शराइत हैं, आपने खुद ही उनको कहा 2 शराइत हैं, उन 2 शराइतों के लिए इतनी ज्यादा आपने क्या जाके उनके साथ बातचीत करनी है? वहां से कुछ ना कुछ ऑर्डर लेके आप आ जाएं कि हम इस हद तक जा सकते हैं, हम इस हद तक नहीं जा सकते हैं, इतनी हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। और साबिक वजीर आजम आप समझते भी हैं कि किस हद तक हुकूमत जा सकती हो सकता है, हुकूमत कहां तक जा सकती है, कहां तक जा सकते हैं हुकूमत। और फिर नहीं, ये तो खैर यू टर्न लेने के भी माहिर है ना, ये तो बाद में किसी और पे डाल देते हैं ना। ये तो कहते हैं मैं तो जब वजीर आजम था मेरे पास तो पावर थे ही नहीं। चले यहाँ पे जो वजीर आजम उनके पास तो पावर है, लेकिन अपनी टीम को तो कोई पावर दे के भेजे ना कि जा रहे हैं आप मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं तो ये चीज कर सकते हैं, तक फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देते हैं। मामला सिर्फ वही है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अभी तक किसी और जगह से कॉल का इंतजार कर रहे हैं और मुज़ाकरात ये करना ही नहीं चाहते। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस आर्गुमेंट को डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे मुकम्मल करेंगे, फिर एक और मौजू भी हमारे पास है, उस पर भी बात होगी ब्रेक के बाद। खबर छोटी हो या बड़ी, हम उजागर करेंगे हर उस नुक्ते को जिससे आप तक पहुंचेगी सच्ची और खरी खबर। सियासत, मईशत, इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर अवाम के ज़हनों तक। आलमी मंजरनामे पर भी गहरी नजर। वेलकम टू द शो। और हम मज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे हैं कि 3rd सेशन 16 जनवरी जिसकी तारीख बताई जा रही है कि होने जा रहा है, उसमें 2 मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारे सिर्फ 2 मुतालबात हैं और अब इम्कानात हैं लेकिन कह नहीं सकते जब तक वो तहरीरी तौर पर ना दें। ये सेशन किस तरह आगे बढ़ेगा? जी डॉक्टर साहब आप अपना आर्गुमेंट ना। एक तो ये कि आप अब तक लिख के नहीं दिया, कल तक अब तक आप लिख के देते हैं, 16 तक लिख के देते हैं या नहीं देते, उससे क्या वाज़ेह हो रहा है कि आप संजीदा नहीं है। फिर अगली बात जो सबसे बड़ी बात है जिससे ये साबित होता है कि ये मुज़ाकरात फिर नहीं चाहते, वो ये कहते हैं कि हम जो चीज़ लिख के दें आप उसको एज इट इज़ तस्लीम करके अनाउंस कर दें। तो फिर अगर एज इट इज़ तस्लीम करके अनाउंस करना है तो फिर मुज़ाकरात किस बात के हुए, किस बात पे आपने यानी अपने दलाइल पेश करने हैं, हुकूमत ने अपने दलाइल पेश करने हैं। मतलब ये है कि मुज़ाकरात आप फिर भी नहीं चाहते, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि जो डिक्टेशन दी जाए वो कबूल कर ली जाए। ऐसे होता नहीं है। लिहाजा पीटीआई आज की तारीख तक
मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है, ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, लेकिन उसके साथ ही मुज़ाकरात की नाकामी का बोझ हुकूमत पर डालना चाहते हैं। तो ये तर्ज अमल है, ये सियासी तर्ज अमल नहीं है। अवाम भी देख रहे हैं, राय आमा भी देख रही है और तारीख भी देख रही है। तो ये इस तरह से मुज़ाकरात नहीं होते, ना ये मुज़ाकरात चाहते हैं, ये नाकामी चाहते हैं। ठीक है, बहरहाल ये जिस तरह से आगे बढ़ेंगी चीज़ें हम आपको आगाह रखेंगे और उम्मीद है, बल्कि यही है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए, इस अनरेस्ट को ख़त्म करने के लिए निगोसिएशन ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ें और थर्ड सेशन में से कुछ अच्छी चीज़ें निकल आएँ। आगे बढ़ते हैं, ज़रा इंटरनेशनल सिनेरियो पर नज़र डालते हैं। गाज़ा में जो हालात हैं, 1 साल से ज़ायद का तकरीबन अरसा होने को आया है, लेकिन अभी तक मामला जो हैं वो थम नहीं रहे हैं। जिस तरह से वहाँ पर जुल्म सितम हो रहा है वो यकीनन नाकाबिले बयां है। अभी जो खबर आई है, गज़ा में जंगबंदी के लिए अमेरिका, मिस्र और कतर की सालसी की कोशिशें की जा रही हैं। ये एक बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। अगर वाकई इस पर अमल दरामद हो जाता है, इस पर सबकी नज़रें भी हैं कि क्या चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ेंगी, क्या सीज़ फायर हो सकता है, ये जंगबंदी हो सकती है ताकि वहाँ पर गज़ा के अवाम को कुछ सुख का सांस मिले। लेकिन ऑब्वियसली अभी ये ख़बरें हैं, किस हद तक इस पर अमल किया जा सकता है और कितनी संजीदगी है, इन तमाम तर चीज़ों में इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अब तक जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है गज़ा पर इसराइली बमबारी से, 20 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। कितने लोग इसमें शहीद हो चुके हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बुज़ुर्ग शामिल हैं, ख़वातीन शामिल हैं। जो वहाँ पर सिचुएशन है, यकीनन वही वाली बात है कि उसको आप बयान नहीं कर सकते हैं। हाफिज़ साहब, सर क्या लग रहा है आपको कि ये कोशिश बढ़ेंगी, वाकई इस पर अमल होगा? ये एक बहुत ही इंसानियत के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी हो रही है इसराइल की, अब वो खौफनाक हद तक आगे बढ़ चुकी है, जिसमें तकरीबन 46,000 से ज़ायद जो हैं वो उनकी फ़लस्तीनी जो हैं वो कत्ल किए गए हैं। 20,000 बच्चे हैं, उसमें 20 लाख जिस तरह से आपने बताया कि फ़लस्तीनी बेघर हो गए हैं। हाँ जी। लाखों की तादाद में मकान जो हैं तबाह हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर चला गया है उनका। और लेकिन इसमें जो सबसे अफसोसनाक अलमिया ये है कि आलमी बिरादरी जो है वो इस सारे मामले में बेहिस रही है। अब जो है वो जबकि एक जो बड़े ममालिक हैं, ख़ास तौर पर यूरोप, अमेरिका, वहाँ पे एक राय अम्मा का प्रेशर भी उभर रहा है और वो अपनी हुकूमतों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस गज़ा में जो इंसानी लहू है बहता हुआ, इसको रोका जाए। इसके लिए अब नई कोशिशों का आगाज़ हुआ है और अच्छी पेशरफ्त जो है वो इस लिहाज से सामने आ रही है कि इसमें अमेरिका खुद इन्वॉल्व हुआ है। जो बाइडन की बात हुई है नेतन्याहू से, हाँ, फिर जो नए सदर आ रहे हैं ट्रंप, उनका एक स्पेशल एलची भी गया है और कतर में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसमें मिस्र भी शामिल है। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, देखिए पाकिस्तान जो है उसने हमेशा हर फोरम पर, प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के हर नुमाइंदे ने हर फोरम पर यह आवाज़ बुलंद की है कि फ़लस्तीन में जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है इसमें फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए और गज़ा के लोगों, महसूर लोगों को इमदाद पहुंचाई जाए। पाकिस्तान ने ना सिर्फ इमदादी सामान पहुंचाया वहाँ पर, बल्कि कोशिश ये की है कि फ़लस्तीनियों की, जो फ़लस्तीनी बच्चे वहाँ ज़ेर तालीम थे, उनको पाकिस्तान में आकर तालीम दी जा रही है। देखिए ये बड़ी पेशरफ थी कि हमने जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं फ़लस्तीन के, ताकि वो वापस जाकर अपने फ़लस्तीनियों की खिदमत कर सकें। तो पाकिस्तान तो अपनी तरफ से लगा हुआ है। पाकिस्तान की कोशिशें यही हैं कि फ़लस्तीन में जो जारी जंग है इसको ख़त्म किया जाए। इस हवाले से चीन ने भी बड़ी भरपूर कोशिश की है ताकि ख़ित्ते में एक अमन कायम हो, और अमन के क़याम के बगैर जो है वो तरक्की जो है वो मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि अब ज़रूरत इस बात की है कि देखा ये जाएगा कि दोहा में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो किस हद तक कामयाब होते हैं ताकि फ़लस्तीनियों को सुकून का सांस मिल सके। ठीक है, साफ़ी साहब आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है वही अमेरिका जो इसमें शामिल रहा और इसराइल की जिस तरह से मदद की जाती रही, अब जब 20 जनवरी को अपना ओहदा छोड़ रहे हैं प्रेसिडेंट जो बाइडन, अब वो ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर जो है मामलात बेहतर हो जाए, कैदियों को भी छोड़ दिया जाए, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा हो पाएगा? कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उज़ूद पशेमा का पशेमा होना। अब देखिए, इसको आप अमेरिका और इसराइल को अलग फरीक ना समझे। इस लड़ाई में, इस जंग में, इस जुल्म में अमेरिका उतना ही ज़िम्मेदार है
जितना बेंजामिन नेतन्याहू का इसराइल मुलव्विस है। तो इसमें अगर अमेरिका शामिल होता है और इस मुज़ाकराती अमल में, तो इसमें फ़लस्तीन का कोई भला नहीं होने वाला, लेकिन एटलीस्ट हम ये तवक्को रख सकते हैं कि जो वहाँ पे लुटे पुटे चंद लोग अब बच्चे हैं, और इस बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना वो जुल्म का जो उन्होंने अज़म जाहिर किया था, जो उन्होंने एक नारा बुलंद किया था कि मैं गज़ा की पट्टी को नेस्त नाबूद कर दूंगा, खंडरात में तब्दील कर दूंगा, उसने तो वो कर दिया है। अब चले देर आए दुरुस्त आए, अगर वाकई अमन कायम होता है तो एक वहाँ पे जो बहुत कम तादाद में जिंदा लोग बचे हैं, जो ज़्यादातर ज़ख्मी है या बेघर है या वो उसमें बूढ़े और बुजुर्ग ही छन ही बचे हैं, अगर अमन कायम होता है तो अल्लाह करे कि हो जाए। जो कुछ फ़लस्तीनियों को कुछ अगर दम और सांस लेने की मोहलत मिलती है तो ज़रूर मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त सिर्फ 2 मिनट है मेरे पास, आपकी क्या राय है, आपको क्या लग रहा है? अच्छा देखिए, ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं आलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे पीटीआई मुज़ाकरात कर रही है। किस्सा क्या है, हमारे नज़दीक और आलमी ज़मीर के नज़दीक ये है कि इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, ख़त्म होना चाहिए। खुद इज़राइल के अंदर जो बाज़मीर लोग हैं वो हुकूमत पे दबाव डाल रहे हैं कि आप बस करो। अच्छा, अब अमेरिका या इज़राइल क्या चाहता है और क्यों मुज़ाकरात पर आए हैं? इसलिए कि शाम के वो इलाके जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं, जो वो खाली इलाका था, नो मैन लैंड, उस पर कब्जा कर लिया है। अब ख्याल ये है, नज़र ये आ रहा है कि वो फ़लस्तीनियों को और गज़ा के लोगों को धकेल दें उस इलाके की तरफ और उस पर कब्जा जमा लें। ऐसी सूरत हाल में अब ये कोई अमन वाली बात दिखाई नहीं। ठीक है, शनीला यू टेक ऑन। कि जब कोई सदर जा रहा होता है तो समझता है कि मैं अपनी तरफ से कोई लेगेसी छोड़ कर जाऊं। जैसे सदर ट्रम्प जब जा रहे थे तो वो फौरन जल्दबाजी में अफगानिस्तान से निकल गए और उसके बाद वहां पे बड़ा मसला हुआ। जो बाइडन भी यही चाह रहे हैं, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि उनका दौर याद रखा जाएगा कि उनके दौर में फलस्तीनियों पर बड़ा जुल्म हुआ और उन्होंने उसको कुछ भी नहीं किया। और सदर ट्रम्प शायद ये चाह रहे हैं कि मैं अमन का पैगंबर बन के आऊं और मैं आके ये खत्म करवा दूं जंग, लेकिन खाली जंग नहीं खत्म होनी चाहिए, उनके जख्मों के ऊपर मरहम भी रखें। उनकी वो जगह है जहाँ पे इजराइल ने गासबाना कब्जा किया हुआ है, उनको उनका हक मिलना चाहिए और उनकी जो जितने लोग उनके शहीद हुए कंपनसेट करना चाहिए, उस इलाके को आबाद करना चाहिए। खाली ये कह देना कि जंग बंदी की तरफ चले जाएंगे, ये काफी नहीं है। ठीक है, यही एक मसला ऐसा है और जो हालात हैं इसके लिए एक ऑप्टिमिस्ट अप्रोच हम इस हवाले से रखते हैं कि अगर जाते भी कुछ कर जाएं या प्रेसिडेंट ट्रम्प भी आकर फौरी तौर पर इस सारे इशू को टेकअप करें तो शायद जो हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाई हैं, जो गज़ा में सूरत हाल है, उसको कुछ कंट्रोल किया जा सके। अगरचे जितने ज़ख्म आपने दिए हैं उसका कोई मदावा नहीं है, लेकिन इस पर पेशरफ ज़रूर होनी चाहिए। इसके साथ ही मेरे जो चारों पैनलिस्ट मौजूद हैं, आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।